नमस्ते। सिद्धांत हूं मैं। एक उदास वजह है इस बातचीत को आपके बीच लाने की। ये बातचीत हमारी है रंगकर्मी और कवि आलोचक व्योमेश शुक्ल से। कवि मंगलेश डबराल 9 दिसंबर को चले गए। उनका निधन हो गया। लंबे समय से कोरोना से पीड़ित थे, आईसीयू में थे, वेंटिलेटर पे थे। हिंदी का या किसी भी भाषा का जब कवि जाता है तो कवि अपने पीछे अपना एक विराट जीवन छोड़ के जाता है, अपनी कविता छोड़कर जाता है, अपने कवि बनने की प्रक्रिया छोड़कर जाता है, अपने इंसान को थोड़ा छोड़कर जाता है। हम उस इंसान को, उस कवि को और उसकी कविता को तमाम तरीकों से सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, मतलब मृत्यु में अगर हम सेलिब्रेशन का नाम लेते हैं तो सुनने में एक दफा अटपटा जरूर लगता है, लेकिन हाँ, कवि को हम हमेशा ताउम्र ताजिंदगी सेलिब्रेट करते ही रहते हैं, मृत्यु के बाद भी और हमेशा। शायद इस क्रम में हम व्योमेश से बातचीत करेंगे, उनको जानेंगे, मंगलेश डबराल के किस्से सुनेंगे, मंगलेश डबराल की कविता को, मंगलेश डबराल की समझ को और उनके जीने को थोड़ा करीब से जानेंगे। व्योमेश, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सिद्धांत। मंगलेश, मतलब एक रस्मी सवाल है और इसका जवाब जैसे देना चाहें आप, जिस विस्तार से देना चाहें, वो आपकी छूट है। मंगलेश जी से बातचीत, मुलाकात पहली क्या थी, कब थी, कुछ ऐसी कोई याद है? बिल्कुल याद है। और रघुवीर सहाय की वो काव्य पंक्ति याद कीजिए, मन में पानी के अनेक संस्मरण हैं। मंगलेश जी एक बार जान लेने के बाद से, पहली बार जान लेने के बाद से पानी की तरह ही अनिवार्य रहे हैं जीवन में। और मेरे ही नहीं, बहुत से युवा लेखकों, कवियों और पत्रकारों के जीवन में मंगलेश जी एक ऐसी उपस्थिति रहे जो रोज अपने होने का एहसास किसी न किसी तरह से आप पर करा देती है। 2002-2003 की बात होगी। अपने एक अग्रज मित्र पत्रकार कृपाशंकर चौबे के उकसावे पर मैंने मंगलेश जी के लैंडलाइन नंबर पे फोन कर दिया। वो नंबर था 011-227-11805। वो मयूर विहार वाला शायद और उनका नंबर होगा। उधर, हाँ, उस दिन मेरे अपने निजी जीवन के इतिहास का एक बहुत बड़ा दिन था। वो दिन उस दिन मैंने वो आवाज सुनी जो मंगलेश जी की ही कविता संगतकार के शब्दों में सुंदर, कमजोर और कांपती हुई थी। मैंने कहा कि मैं व्योमेश हूं और कुछ लिखना चाहता हूं। ये तो बहुत बाद में पता चला सिद्धांत जी कि मंगलेश जी के पास हर हाथ के लिए कोई ना कोई काम था। हर काम मांगते आदमी के लिए उनके पास कोई ना कोई आश्वासन था, कोई ना कोई सहारा था। और उन्होंने मुझसे ये जान के कि मैं बनारस का रहने वाला हूँ, गंगा पर एक स्टोरी करने के लिए कहा। उन दिनों वे सहारा समय के विचार संपादक थे। मैंने बहुत मेहनत से, खूब मन लगा के, बहुत सारे फैक्ट्स इकट्ठा करके एक महान गंगा सेवी जो बनारस में थे, अब नहीं हैं, प्रोफेसर वीरभद्र मिश्र का इंटरव्यू लेके लगभग 5000 शब्दों की वो स्टोरी हफ्ते भर में उनके पास भेजी। और यकीन नहीं होता, तब किसी सपने जैसा लगता था अब भी कि उनका फोन आया उस पर, और जो उन्होंने कहा वो अविस्मरणीय था मेरे लिए। उन्होंने कहा कि तुमने इसे न्यूज की तरह लिख दिया है, फीचर की तरह लिखते। मैं समझ नहीं पाया कि वो क्या कहना चाहते हैं, लेकिन वो मुझसे क्रिएटिव होने का तकाजा कर रहे थे। वो चाहते थे एक पत्रकार को, खबर देने वाले को, जीवन को और रचनात्मक तरीके से देखना चाहिए। मैंने कुछ बहक की होगी उसमें और फिर से दोबारा उनको भेज दिया। और
उन दिनों सहारा समय का जो सप्लीमेंट होता था जिसके संपादक मंगलेश जी होते थे, जो हर रविवार को आता था, उसका नाम था समग्र। ये जनसत्ता रविवारी के बाद के दिन थे और समग्र पढ़ के हम बड़े हो रहे थे मानो। समग्र की कविताएं, समग्र में शामिल कहानियां, पुस्तक समीक्षाएं, निबंध, और उस परिशिष्ट के आवरण पर, जिसे कवर स्टोरी कहा जाता है, वो गंगा वाली मेरी स्टोरी छपी थी। वो एक अर्थ में मेरे जीवन का पहला प्रकाशन था, जिसमें पहले पेज पर मैं छपा था, दूसरे पेज पर आदरणीय प्रोफेसर विश्वनाथ त्रिपाठी छपे थे, ममता कालिया छपी थी। अच्छा। और मैं लिटरल 7वें आसमान पे था। मैंने शुक्रिया अदा करने के लिए फोन किया और उनसे कहा कि आपने तो बड़े लेखकों के भी पहले मुझे छाप दिया है। उन्होंने कहा कि लेखन में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अब उस समय लगता था ऐसे ही कही गई बात है, क्योंकि मंगलेश जी ने कही है इसलिए याद है। अब लग रहा है कि वो एक बड़ी बात थी। लेखन में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। और लिखने के लिए, कवि बनने के लिए, कहानीकार, सांस्कृतिक संवाददाता बनने के लिए बहुत कुछ की नहीं, सिर्फ संवेदना और सच्चाई की जरूरत है। इतना भर पर्याप्त है एक अच्छा कवि बन जाने के लिए। मंगलेश जी ने पीढ़ियों को ये सिखाया है। ऐसी बहुत सी बातें हैं। बातों के सिरे खोज पाना मुश्किल है। वो हम संस्मरण सब भीतर ही भीतर एक अराजकता में बैठे हुए हैं, उनमें कोई अर्थ का सिलसिला देख पाना, और जबकि वो किसी एक्सीडेंट की तरह हमारे बीच से गुम हो गए हैं। देखिए, कुछ मौतों की आदत पड़ जाती है आपको। कुछ शरीर इस कदर छलनी हो जाते हैं अपने समाप्त होने के पहले, इस कदर घायल, कि भले ही आपके लिए वो बहुत दुख का सबब हो, आप उसके भीतर ही भीतर कहीं अभ्यस्त हो जाते हैं। मैंने अपनी माँ को ऐसे ही खोया है। 2-2.5 वर्ष तक बीमार देखता रहा उनको, भरसक उनकी सेवा करता रहा, उनके लिए मौजूद बना रहा उनकी आंखों के आसपास, जिससे शायद उनको तसल्ली होती होगी। एक और कवि हिंदी के, विष्णु खरे जी, उनका ढलता हुआ शरीर देख के हम ये अंदाज लगा सकते थे कि वो मौत के बिल्कुल पड़ोस में बैठे हुए हैं। लेकिन विष्णु खरे को तो मतलब आखिरी समय में मुझे याद है, मैं आईआईसी में था, आईआईसी में रुके हुए थे वो, और मैं मिलने गया था। मैंने विष्णु जी को उतना दुबला कभी नहीं देखा। विष्णु खरे एक पहलवान लगते थे खुद देखने में। हाँ, जैसे अखाड़े में जोर करके आया हुआ कोई व्यक्ति हो। गांव गिरात में जो कहते हैं कि कलावा पकड़ लिया तो छुड़ा नहीं पाया, विष्णु जी वैसे देखने में लगते थे। लेकिन वो काफी दुर्बल लिखने लगे थे शरीर से अपने। बिल्कुल बिल्कुल। तो मौत जो दबे पांव आ रही थी, उसकी आहट हम सुन सकते थे, लेकिन मंगलेश जी के शरीर में, उनके व्यवहार में ऐसा कोई संकेत अगर छिपा होता जो हमको इस बात के लिए तैयार कर देता। देखिए, मृत्यु के लिए स्वप्न में भी कोई तैयार नहीं होता, लेकिन फिर भी कभी मौका नहीं दिया मंगलेश जी ने। और जैसे कोई दुर्घटना हुई हो वैसे वो नहीं एकदम। मतलब मृत्यु कैसे आई उनकी, मैं इस पर सितंबर में मैंने उनको फोन लगा दिया था इस साल, और सितंबर में मैंने फोन लगा दिया, और फोन लगाने के बाद लगभग मेरी 45 मिनट उनसे बातचीत होती थी। ओहो, बहुत लंबी बातचीत थी, मंगलेश जी से बातचीत थी। और संयोग से मैंने ये कहा कि मैं मिलने आता हूँ आपसे अगले हफ्ते या अगले शनिवार या रविवार में मिलने आता हूँ आपसे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। मैं वो शमशेर पर वो रजा फाउंडेशन के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने कहा ठीक है, आ जाइए। तो मैं उन्हें कुछ मेल किया, मैंने उसका मेल का उत्तर देने के लिए मैंने उनको अक्टूबर में, हालांकि फिर मैं मिल नहीं पाया उनसे, अक्टूबर में मैं चला गया बिहार चुनाव कवर करने। तो अक्टूबर में मैंने एक बार उनको फील्ड पर से ही फोन लगाया था, एक खाली समय में, और थोड़े से कम, मेरा थोड़ा सा बीमार समय था, वो फील्ड में हल्की सी बीमारी थी। तो मैंने उनको फोन लगाया कि कैसे हैं और क्या वो हो पाएगा। उन्होंने कहा था कि यार मैं व्यस्त हूँ बहुत, और वो काम धाम बड़ा ज्यादा है। तो मेरी उसके बाद बात हो नहीं पाई। आखिरी, महाराज ये तो मेरी बात है, मैं अपनी बात कहाँ से उठा कर लाऊं। आखिरी बातचीत आपकी कब हुई है? सारी बातें हमारी कॉमन बातें हैं सिद्धांत, क्योंकि मंगलेश जी रचना को समवेत प्रतिफल,
समूह का कारनामा मानते थे, और वैसा सार्वजनिक जीवन जी सकने वाला लेखक बहुत मुश्किल से मिलता है। हम लोग जानते हैं कि लेखन के और लेखक व्यक्तित्व के एकांत को कभी अकारण और कभी सकारण इतना ग्लोरीफाई किया गया है, और सिर्फ भारत में नहीं, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक पोस्ट वॉर एटीट्यूड पनपा पूरी दुनिया में, अपनी अस्ति और अपने संभवन को लेकर के एक तरह का डिफेंसिव मैनेजमेंट सीखा मनुष्यता ने। लेखक भी उससे अछूता नहीं था। तो हम लोग, नाम लेना जरूरी नहीं है, उचित भी नहीं है, ऐसे लेखकों को जानते हैं जिनको अपना एकांत बहुत पसंद था और एकांत उनकी रचना की शक्ति थी। मंगलेश जी वैसे नहीं थे। उन्होंने भीड़ के बीच से जो सबसे ऊंची साधारणता है उसमें से अपनी कविता संभव की। मेरी आखिरी बातचीत, मैंने अभी अपना फोन फिर से चेक किया, कब हुई थी? 25 नवंबर को सुबह 10:30 बजे। अच्छा, मतलब 15 दिन पहले की बात बता रहे हैं आप? बिल्कुल, उनके हॉस्पिटलाइज होने के एक दिन पहले की बात है। सुबह मेरी उनसे बातचीत हुई, मैंने उनको फोन लगाया। अच्छा। दरअसल शायद आप जानते भी हैं सिद्धांत, मैंने विष्णु खरे पर एक संस्मरणात्मक समीक्षा नुमा किताब लिखी है, जिसके कुछ टुकड़े मैं फेसबुक पर लगाया करता था अभी से 2-3 महीने पहले। तो मंगलेश जी उसको अप्रिशिएट कर रहे थे, वो काम पूरा कर डालने के लिए प्रेरित कर रहे थे। किसी शक्ति की तरह बीच में मौजूद थे, मेरे और विष्णु खरे के बीच। अच्छा। तो वो काम पूरा करके मैंने मंगलेश जी के पास एक तरह से उसका संपादन हो जाए, वो अरेंज हो जाए। मेरी सारी किताबें मंगलेश जी ने ही तैयार की हैं, मतलब कविता की दोनों किताबें। तो ये काम मैंने उनके पास भेजा था, इसकी भूमिका उनको लिखनी थी और उनके ऊपर कोई दबाव नहीं था भूमिका लिखें, ब्लर्ब लिख दें। वो लिख नहीं पा रहे थे, वो वैसे ही व्यस्त थे और हर बार कहते थे कि जल्दी से जल्दी कर लूंगा। उस दिन विचित्र बात उन्होंने कही, मैंने कहा कि सर वो भूमिका लिखने का माकूल समय आ गया है, लिख दीजिए तो देर ना हो। तो उन्होंने कहा कि हाँ, जो काम थे उनसे बरी हो गया हूँ और तबीयत भी कुछ ठीक हो गई है, बुखार था उतर गया है और अब मैं लिखूंगा। और ये सब कहते हुए सिद्धांत मंगलेश जी बुरी तरह से खांस रहे थे। उस बहुत बुरी तरह से खांस रहे थे। अच्छा। बाद में प्रियदर्शन जी से बातचीत हुई मेरी, उन्होंने बताया, कथाकार और एनडीटीवी वाले प्रियदर्शन जी, उन्होंने बताया कि मंगलेश जी के खांसने की आवाज एक मंजिल नीचे उनके घर तक आती। पिछले 3-4 दिनों से, हॉस्पिटलाइज होने के 3-4 दिनों पहले बात है। मंगलेश जी वाकई बहुत लंबे आवर्तन में खांस रहे थे। खांसी जो शुरू हो तो 10 सेकंड तक रुकने का नाम न ले, लेकिन वो कह ये रहे थे कि उनका बुखार उतर गया है और वो ठीक हो रहे हैं, ठीक हो गए हैं नोमाबाद। लेकिन फिर उन्होंने हंसते हंसते एक बात कही कि यार मैंने एक सपना देखा है कि तुम्हारी किताब आ गई है और मैं भूमिका नहीं लिख पाया। ओहो। और अगले दिन हॉस्पिटलाइज हो गए। इसके ठीक अगले दिन वो हॉस्पिटलाइज हो गए और उसके 10-11 दिन बाद क्या हुआ, सारी दुआएं डॉक्टरों की, पहले लेक्रेस्ट में, बाद में एम्स में, इस तरह रोज रोज असफल होती गई। उनके स्वास्थ्य के बुलेटिन कभी व्हाट्सएप पर, कभी फेसबुक पर, उनके मित्रों शुभचिंतकों की वॉल पर देखते देखते, बात करते हुए शोक में डूबते 10 दिन बीते और मंगलेश जी का सपना, उनका दोस्त स्वप्न सच हो गया। वो काम बीच में छोड़ दिया उन्होंने। सिद्धांत, मैं आपको एक बात बताऊं, आप जानते ही हैं और ये कहने में कोई हर्ज नहीं कि साहित्यिक आयोजनों में जो मुलाकातें होती थी मंगलेश जी से, वो सब बहुत अविस्मरणीय और प्रेरक रही हैं तमाम युवा साथियों के लिए। और बहुत शिद्दत से वो फेसबुक पर, दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनको याद भी कर रहे हैं उन मुलाकातों को। जो जीवन में एक बार भी मिला है उसके पास भी कोई स्मृति है, ऐसा लगा मुझे। हम लोग मिलते थे तो रस रंजन, यानी थोड़ी सी शराब पी लेने का एक सत्र कभी प्रेस क्लब में, कभी किसी मित्र के घर पे चला करता था। और मंगलेश जी शराब का जाम, शराब का गिलास उठा लेने के बाद चीयर्स की बजाय कहते थे नमस्ते।
नमस्ते। ये शब्द जो है नमस्ते, अच्छा। ग्लास हाथ में उठाया और कहा नमस्ते। नमस्ते चीयर्स का विकल्प था उनके लिए, और उनका जो मंडल था अंततः उसके लिए भी। तो हम लोगों ने भी उनकी मौजूदगी में, उनकी गैर मौजूदगी में कभी भी शराब पीते हुए नमस्ते कहना शुरू किया और आज तक जारी है। तो नमस्ते बन गया चीयर्स जो है। नमस्ते शब्द ही मेरे लिए कहीं भी सुनने, पढ़ने, सोचने पर मंगलेश जी की उपस्थिति के पर्याय जैसा हो गया है। नमस्ते कितना शोभा देता है उनके ऊपर। मुझे याद है कि एक बार मंगलेश जी और वीरेन जी बनारस से ट्रेन से जा रहे थे दिल्ली, और हम लोगों ने कुछ बियर पी हुई थी। हम लोग छोड़ने उनको गए थे, मैं, हमारे अग्रज कवि मित्र पंकज चतुर्वेदी और हमारे साथ ज्ञानेंद्रपति जी भी थे। हम तीनों को बनारस में रह जाना था और मंगलेश जी और वीरेन डंगवाल जी को ट्रेन से दिल्ली चले जाना था। वीरेन डंगवाल वो पार्सल जो स्टेशन पे पड़ा हुआ था उसी पर अधलेटे हो गए। जैसे क्षीर सागर में विष्णु लेटे रहते हैं वैसे लेटने की मुद्रा में आ गए, जैसे थकान और पस्ती के मारे। कुछ सुख था जीवन का वो। हम लोगों ने मैं एक सेकंड एक ट्रिविया के लिए रोक रहा हूं आपको व्योमेश। अच्छा ठीक है। जिन व्यूवर्स को नहीं पता हो उनके लिए बस एक जानकारी देनी है कि वीरेन डंगवाल हिंदी के बहुत बड़े कवि, खुद पत्रकार और मंगलेश जबराल के बहुत अनन्य मित्र मंगलेश जबराल के, उनका माउथ कैंसर से कुछ सालों पहले निधन हुआ है। बताइए। तो वीरेन जी वहां लेटे हुए थे। मैं नमस्ते की करतूत बताने के लिए ये बात बता रहा हूँ आपको। और तब से उस समय के भाजपा अध्यक्ष और इन दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी वहां से अपने पूरे स्कॉट के साथ, पूरे मंडल के साथ गुजर रहे थे। तो हम लोगों ने देखा कि स्टेशन पर, बनारस रेलवे स्टेशन पर राजनाथ सिंह बस गुजर रहे थे, गुजरने वाले थे। तो हम लोग जो ट्रेन और पार्सल के बीच में खड़े थे, यानी ट्रेन और लेटे हुए वीरेन डंगवाल के बीच में, हम रास्ते से हट गए। अब राजनाथ सिंह को गुजर जाना था पार्सल के सामने से, जिस पार्सल के ऊपर वीरेन डंगवाल लेटे हुए हैं, बहुत मस्ती के मूड में हैं, बहुत फन लविंग नेचर था, हम सब जानते हैं, बहुत यारबाज थे वीरेन जी। और उनकी कविता में जीवन का जो सहज उल्लास है वो उनके व्यक्तित्व से ही रिफ्लेक्ट होकर वहां तक पहुंचा है। जब राजनाथ सिंह बिल्कुल वीरेन डंगवाल के सामने आ गए तो वीरेन जी बहुत तेज आवाज में बोले, ठाकुर साहब नमस्ते। ये हम सब लोगों के लिए इतना हतप्रभ कर देने वाला क्षण था। राजनाथ सिंह खुद ठिठक गए और देखने लगे कि ये कौन आदमी है जो लेट के उनको नमस्ते कर रहा है। शायद वो पहचानते हो वीरेन जी को, शायद ना पहचानते हो, लेकिन वीरेन जी ने जो किया था लखनऊ में पता नहीं क्या, तो वीरेन जी ने सारे दुनियावी आवरण उतार दिए थे उस समय। उस समय वो निरे कवि थे हिंदी के। मैं कवि हूँ पाया है प्रकाश, और वो सत्ता के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे कुछ शक्ति के प्रदर्शन के साथ। यूं ये भी एक तरह की सभ्यता समीक्षा है। सभ्यता समीक्षा का ये भी एक अंदाज है। तो नमस्ते ने कम उस दिन राजनाथ सिंह को अकारण ही हर्ट कर दिया होगा। उनके साथ चलने वाले, जो नेताओं के साथ चलने वाली एक टीम होती है, वो हम सब लोगों को घूरने लगी कि ये कौन लोग हैं भाई। लेकिन बात आई गई हो गई और वीरेन जी ट्रेन में बैठ गए। मंगलेश जी, और ये नमस्ते वो मंगलेश जी से निकला नमस्ते था। वही नमस्ते है जो मंगलेश जी, वीरेन जी, ज्ञान रंजन, विश्व मोहन बडोला जैसे 70 के दशक के दोस्तों की महान दोस्ती के बीच में से निकला हुआ शब्द है। वहीं से होता हुआ, जैसे मंगलेश जी पहाड़ से लुढ़कते हुए इलाहाबाद, लखनऊ होते हुए दिल्ली पहुंचे थे, उनका नमस्ते भी उनके साथ साथ पहुंचा था। आप याद कीजिए उनके आखिरी संग्रह में, सिद्धांत एक बात जोड़ दूं, एक कविता है माँ का नमस्कार। उस कविता का आशय ऐसे समझिए कि उसमें माँ हर आने जाने वालों, घर में आ रहे हर व्यक्ति को नमस्कार करती है, चाहे वो उम्र में छोटा भी क्यों ना हो, और कहती है आओ बैठो कुछ खाओ। कविता अंत में कहती है कि जब मृत्यु आई होगी तब माँ ने उसे भी नमस्कार किया होगा और उससे भी कहा होगा
आओ बैठो कुछ खाओ। ये कविता मुझे मंगलेश जी की अच्छाइयों के रूपक की तरह लगती है। मृत्यु जब मंगलेश जी के पास आई होगी तो उन्होंने उसे भी निराश नहीं किया होगा, उससे भी कहा होगा नमस्ते जैसा कुछ। कवियों को याद करते हैं तो हम ऐसे ही याद करते हैं, इन्हीं किस्सों पे याद करते हैं, कविताओं पे याद करते हैं। कविताओं को लेकर जो मैं जब ये बातें कह रहा हूँ दर्शकों से, तो मैं खुद को थोड़ा सा ज्यादा भावुक होने से रोकने का बहाना भी ढूंढ रहा हूँ ये बातें कहते हुए। तो कविताओं पर 2-4 मिनट बात कर लेते हैं रमेश, फिर हम लोग इस बात को बिल्कुल। थोड़ा सा रोकते हैं। मंगलेश की कविताओं पर कहा जाता है वो रघुवीर सहाय के ज्यादा कई कई बार ये लड़ाई हो जाती है कि नहीं, वो शमशेर के ज्यादा पास है। वो एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं कविता के लिए मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी, मैं 10-15 कविताएं पहाड़ से अपने साथ लेकर चला आया था, वहाँ का अनछुआ सब कुछ जो था वो मैं लेकर चला आया था। आप कैसे देखते हैं मंगलेश जी की कविताओं? मेरा तो मंगलेश जी की कविताओं पे बातचीत जो है अगर शुरू करनी हो मुझे, तो मैं सबसे पहले धर्मनिरपेक्षता के नुक्ते पर आऊंगा। मंगलेश जी की कविताओं के जरिए धर्मनिरपेक्षता का जो मॉडल उभर कर सामने आता है, वो कोई प्रोएक्टिव, मतलब कोई आपको कैसे कहूं मैं, वो कोई तात्कालिक, किसी तत्काल से पैदा किसी तबाही, किसी दुर्घटना से निकलने वाली धर्मनिरपेक्षता नहीं है, धर्मनिरपेक्षता का आग्रह नहीं है। वो बिल्कुल एक प्रोएक्टिव, गैर तात्कालिक और गैर समझौता परस्त धर्मनिरपेक्षता है, जिसको आप और पीछे ले जाकर के देखें तो उसको आप सीधे सीधे मंगलेश जी से पहले की कविता में खोज नहीं पाएंगे। अच्छा। मुझे ऐसा लगता है हाँ, कि रघुवीर सहाय की जो कविता है या शमशेर बहादुर सिंह की जो कविता है, गंगो जमुनी अदब की बात शमशेर की नसों में बहती है, हम जानते हैं। और इनकी धर्मनिरपेक्षता तो दरअसल एक संवैधानिक मूल्य है 26 जनवरी 1950 के बाद से, और संविधान की प्रस्तावना में उसका जिक्र आया है। लेकिन धर्मनिरपेक्षता एक समस्या नहीं बनी थी इन लोगों के समय तक, इसलिए किसी प्रोएक्टिव, गैर तात्कालिक, गैर समझौता परस्त धर्मनिरपेक्षता की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि रघुवीर सहाय का ख्याल ये है कि अगर हम राजनीति को, भारत की डे टू डे पॉलिटिक्स को ठीक कर लें तो धर्मनिरपेक्षता का मुद्दा अपने आप हल हो जाएगा। रघुवीर जी अपने ढंग से पत्रकारिता में चोर दरवाजे से घुस रही धर्म सांप्रदायिकता के खिलाफ एक बहुत अथक लड़ाई लड़ते हुए ही अचानक एक दिन हमें छोड़ के चले गए थे। हम लोग जानते हैं वो अयोध्या वाला जो विवाद चल रहा था, उसमें हिंदी अखबारों की भूमिका की जांच के लिए जो एक समिति बनी थी उसके सदस्य थे, और वही रिपोर्ट लिख रहे थे, तभी उनको दिल का दौरा पड़ा। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि गुजरात के मृतक का बयान जैसी कविता, जो 70 के कवियों ने धर्मनिरपेक्षता का जो मॉडल विकसित किया है, वो खास और सिर्फ उसी दशक विशेष के कवियों ने नहीं, उस समय रचनारत सारी पीढ़ियों के सारे कवियों ने इतना बड़ा मूल्य बनाया धर्मनिरपेक्षता को, और उसकी दूसरी ताकतों से इतनी कशमकश हुई। ये मंगलेश जैसे बिल्कुल हरावल दस्ते में बिल्कुल आगे ध्वज लेके चलती है। और 1992 और 2002 के बाद का जो भारत है, उसमें अगर धर्मनिरपेक्ष कविता का कोई मॉडल आपको ढूंढना हो तो गुजरात के मृतक का बयान जो कविता है उनकी, उसके टक्कर की कोई कविता आपको मिलती नहीं है। कविताओं में मुकाबला नहीं होता, लेकिन वो कविता अपनी मिसाल आप ही है, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो मंगलेश जी की कविता हमको धर्मनिरपेक्षता का मतलब बतलाती है, हमको धर्मनिरपेक्ष होना सिखाती है, और ऐसा करते हुए एक नैतिक जिद पर टिकी रहते हुए भी वो अपनी कोमलता, अपनी सांद्रता, अपनी जीवनासक्ति से के साथ, मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। कोई कॉम्प्रोमाइज्ड एलिमेंट आपको उनकी कविता में नहीं मिलेगा। वो जो भी है वो बहुत साफ, पारदर्शी
और तरल है उनकी कविता। मुझे तो यही लगता है। और ऐसा करते हुए यहाँ फिर सिद्धांत ये बात बहुत ध्यान देने की है कि उन्होंने अपने कवि कर्म को ध्यान में रख के ऐसा किया होता तो हद से हद वे एक अच्छे कवि होते। लेकिन उन्होंने हिंदी साहित्य संसार के इकोसिस्टम को लेकर के इतने चिंतित रहते थे, वो उसको किसी और के भरोसे छोड़ देने को राजी नहीं हो पाए। और इस बात ने उनको कितना डिस्टर्ब किया होगा एक मनुष्य के तौर पे, मैं ये सोचता हूं तो हैरत में पड़ जाता हूं। जैसे उन्होंने खाने पीने के आयोजन, पेस्ट्री कल्चर की इतनी आलोचना की कि साहित्य उसकी जगह नहीं है। वो मानते थे कि जो बाजार वाली संस्कृति है और भोगवादी सभ्यता है, उसके बरक्स साहित्य के जरिए नैतिक मूल्य प्रस्तावित किए जा सकते हैं आज भी इस निर्मम समय में भी। तो उन्होंने उसकी कोशिश की लगातार अपने ढंग से, और वो कोशिशें थमी नहीं कभी भी। ये बात बहुत तकलीफ देती है कि बिल्कुल जाते समय मंगलेश जी बिल्कुल फॉर्म में थे। उन्होंने इस बीच भारतीय कविता में गांधी की उपस्थिति से संबंधित बहुत से अनुवाद किए। मतलब गांधी पर एकाग्र भारतीय कविताओं, विविध भारतीय भाषाओं की कविताओं का जो अंग्रेजी में मौजूद हो गई, मिल गई उनको अरेंज किया और बहुत सारे अनुवाद किए। आने वाले दिनों में आप देखेंगे वो पुस्तकाकार प्रकाशित होंगी पंकज चतुर्वेदी जी के संपादन। अच्छा। उसके लिए बहुत श्रम किया और बहुत सारे अनुवाद उनके पास थे ही, हम लोग जानते हैं, प्रे, नेरुदा, लोरका और तमाम सारे कवियों के। यानी रिसोर्स का इतना बड़ा अनुवाद किया उन्होंने। हेरबर्ट के अनुवाद थे उनके। हेरबर्ट के अनुवाद थे। वो सब पुस्तकाकार प्रकाशित होने ज्यादातर बाकी हैं, कुछ छप गए हैं, ज्यादातर बाकी। मंगलेश जी की रचनावली जब आएगी ना सिद्धांत, तब और ये बात हम पर जाहिर होगी कि उनका वांग्मय कितना बड़ा है और उसकी चौहद्दी कितनी दूर दूर तक फैली है। तो ये थी हमारी बातचीत। कोई राय हो, कोई बात हो तो कह डालिए। कहने के मौके हमेशा आते हैं, हम कहते हैं या नहीं कहते हैं, चुनाव हमारा होता है। अपना ख्याल रखिए, अपने करीबियों का ख्याल रखिए। लल्लन टॉप देखते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।